साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सर हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हुए हैं और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का छायावादी युग, छायावादी कवि एवं साहित्यकार। आपका यूपी टीसी पीसी यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स के तहत हम चल रहे हैं। और दोस्तों आपके दिमाग में ये बात चलती होगी कि अब समय कम बचा है, तैयारी कैसे करना चाहिए। तो यूपी टीसी के लिए यह रामबाण क्लास है दोस्तों। और अगर चैनल पर आप नए हो गए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की क्लास के लिए। और मेरा दावा है कि यहाँ से आपको प्रश्न जरूर आएंगे। चलिए, तो आज की टॉपिक है छायावाद। ठीक है, आज की टॉपिक क्या है भैया? छायावाद पर बात करते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग बात करेंगे छायावादी कवियों के बारे में और छायावाद के बारे में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, तो रोज रोज जो हम अभी मटेरियल आपको दे रहे हैं भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। भरोसेमंद क्लास है, भरोसेमंद मटेरियल है, जिससे कि आपको सफलता मिलनी तय है। तो चलिए बात करते हैं भैया छायावाद पर। छायावाद का की परिभाषा क्या है? तो इसमें परिभाषा में कहा है कि हिंदी साहित्य की वह काव्य धारा जिसमें कवियों ने बाह्य जगत की अपेक्षा अपने अंतर्मन की अनुभूतियों, प्रकृति सौंदर्य, प्रेम, करुणा, रहस्य और कल्पना को प्रधानता दी, उसे छायावाद कहा जाता है। तो छायावाद का अब तक लोगों को वास्तव में, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन जो तैयारी कर रहे हैं भाई मेरे, उनको वास्तव में छायावाद का भी अर्थ नहीं पता होगा। लेकिन आज हम छायावाद के बारे में आपको बता भी दिए कि हिंदी साहित्य की वह काव्य धारा जिसमें कवियों ने बाह्य जगत की अपेक्षा अपने अंतर्मन की अनुभूतियों, प्रकृति सौंदर्य, प्रेम, करुणा, रहस्य और कल्पना को प्रधानता दी है, उसे हम छायावाद कहते हैं या कहा जाता है। छायावाद काल का विभाजन कैसे हुआ, इस पर विचार करते हैं। देखिए, इधर आधार है और ये काल है। प्रारंभ में 1918। उत्कर्ष काल कब रहा इसका? तो 1920 से 1935 के बीच छायावाद युग चरम सीमा पर था। ठीक है, करा अंतिम सीमा क्या है? तो 1936। मतलब कि इसका अंत कब होता है भैया? तो 1936 में इसका अंत होता है। किसका? तो छायावाद का अंत होता है। करा कि सामान्यतः छायावाद काल 1918 से 1936 के बीच माना जाता है। तो यह ड्यूरेशन भी आपका पूछता है, समय भी पूछता है कि छायावाद का समय काल कितना है। ठीक है, आते हम बात करते भैया आगे इस टॉपिक में। करा कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई छायावाद की परिभाषाएं। ठीक है, मतलब अलग अलग विद्वानों ने छायावाद की परिभाषा दी है और एक क्वेश्चन आपके परिभाषा से आ ही जाता है। ठीक है, चलिए, तो करा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या परिभाषा दिया, इस पर विचार करते हैं। करा कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद कहा गया। तब हिंदी में उसे क्या कहा गया? छायावाद कहा गया। फिर कह रहे हैं कि डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, डॉक्टर नागेंद्र ने क्या बताया भैया? डॉक्टर नागेंद्र ने क्या बताया है? करें, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये किसने बताया? डॉक्टर नागेंद्र ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया? तो छायावाद वस्तुतः स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया। फिर करा जयशंकर प्रसाद, करा जब पौराणिक घटनाओं या बाह्य वर्णनों से भिन्न वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद कहा गया। महादेवी वर्मा के द्वारा, छायावाद तत्वातः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान ही छायावाद है। तो दोस्तों ये अलग अलग जो हिंदी साहित्यकार हैं उन्होंने अपना विचार दिया छायावाद पर। आइए अब हम बात करते हैं इसके कवियों के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं छायावादी युग में, जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग में सबसे अच्छा कार्य भी किए हैं। बात करते हैं इस पर। चित्राधार 1918 में प्रकाशित हुई, कानन कुसुम 1918 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कमायनी 1936 में। सबसे इंपॉर्टेंट कमायनी, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें कमायनी पूछता ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमायनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमायनी भैया, कमायनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ाया था, आपने देखा और समझा भी होगा। ठीक है, दिया है रचनाएं और प्रकाशन वर्ष पल्लव 1926 में प्रकाशन, वीणा 1927 में,
ग्रंथि 1929, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939 और ग्राम्या 1940। ग्राम्या युगवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको हम रात में भी बताए थे, नेक्स्ट क्लास, इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि भैया सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको एग्जाम में बैठते हैं दोस्तों टीजीटी पे या पीजीटी या यूजीसी नेट में, तो आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। आगे दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं, रचना और प्रकाशन वर्ष: अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, वेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं और प्रकाशन वर्ष है। अब आते हैं महादेवी वर्मा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार और लेखक और कवियों में शुमार हैं, और महादेवी वर्मा से क्वेश्चन एक पूछ ही देता है। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं: निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांद गीत 1936, यामा 1936 और दीप शिखा आपका 1942। तो आपको पता है ना भैया कि यामा के लिए इन्हें क्या मिल चुका है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा। चलिए अब बात करते हैं भैया, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं छायावाद की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा होगा, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्तियां करा कि व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद में क्या है? कवि ने अपनी निजी भावनाओं और अनुभूतियों को व्यक्त किया। मतलब छायावादी युग में क्या था कि जितने भी साहित्यकार रचनाकार थे सभी ने क्या किया भैया, अपने व्यक्तिवाद, अपने निजी विचारों को शामिल किया है। प्रकृति चित्रण, प्रकृति को सजीव और मानवीय रूप से चित्रित किया है। रहस्यवाद, मतलब छायावादी युग में रहस्यवाद पर भी विचार किया गया है। ईश्वर, आत्मा और अनंत सत्ता के प्रति जिज्ञासा दिखाई देती है। सौंदर्य भावना, नारी, प्रकृति और जीवन के सौंदर्य का कोमल चित्रण मिलता है। प्रेम भावना, प्रेम को आध्यात्मिक एवं भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपके छायावादी की प्रमुख विशेषता है। प्रवृत्तियां कैसी रही? तो वेदना और करुणा के रूप में विरह, पीड़ा और अकेलेपन का मार्मिक चित्रण मिलता है। कल्पनाशीलता में कल्पना को विशेष महत्व दिया गया। प्रतीकात्मकता में भावों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया, ठीक है। संगीतात्मकता में कविता में मधुरता और लयात्मकता का समावेश हुआ। संस्कृतनिष्ठ भाषा, संस्कृत प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं छायावाद के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। छायावाद हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहलाता है। मतलब हिंदी कविता में भी छायावाद क्या कहलाता है? तो स्वर्ण युग कहलाता है हिंदी कविता में। छायावाद काल कब से कब तक? 1918 से 36। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? सामान्यतः जयशंकर प्रसाद ही माने जाते हैं, और हमने आपको बताया है कि जयशंकर प्रसाद ही छायावाद के सबसे श्रेष्ठ साहित्यकार भी हैं। छायावाद के चार स्तंभ, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये चार स्तंभ है। और दोस्तों मैचिंग कराने के लिए भी देता है, और क्वेश्चन ये भी देता है कि निम्न में से कौन छायावादी साहित्यकार रचनाकार नहीं है, ठीक है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद ये कहलाया। छायावाद में प्रकृति, प्रेम, वेदना और आत्मानुभूति की प्रधानता शामिल की गई। छायावाद के बाद हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय हुआ। कामायनी छायावाद का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछता है कि कामायनी या छायावाद का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, तो कामायनी है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृत का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये था आपके छायावाद का पूरा विश्लेषण। और यहां से एक प्रश्न आपको आपके एग्जाम में आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास लेके मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। और आप सफलता को पाए, यही एग्जाम माइंड की दुआ है। थैंक यू सो मच। शेयर करना ना भूलिएगा।